नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। तो इस बारे में बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर बुशरा बानो मैम हैं, जिन्होंने 2017 के यूपीपीएससी एग्ज़ाम के अंदर डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट जो है हासिल करी है एंड शी गॉट रैंक 6 इन दैट। ओके, तो चलिए फिर मैम से एक बारी हम उनसे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि उनका जो है एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा है और वो आप बता सकते हैं अपने बारे में, ठीक है? मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने आने का मौका मिला, अपनी बात कहने का मौका मिला। तो मेरा नाम जैसा आपको पता है डॉक्टर बुशरा बानो है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स से, देन एमबीए किया था एचआर फाइनेंस से, फिर मैंने एचआर से पीएचडी की, फिर पोस्ट डॉक किया। तो अभी काफ़ी मैनेजमेंट बैकग्राउंड से ही हूँ मैं और पिछले 10 साल से मैं जॉब में हूँ, जिसमें ज़्यादातर वक़्त मैंने पढ़ाने में लगाया। तो मैंने एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर मैंने लगभग 7 साल तक काम किया है और 2 साल मैंने इंडस्ट्री में कोल इंडिया में काम किया है। और अभी करंटली मैं इंडियन रेलवे ट्रैफ़िक सर्विस में हूँ और मुझे 2017 के यूपीपीसीएस में जैसा कि बताया गया है छठी पोजीशन प्राप्त हुई थी, तो जिसकी वज़ह से मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है और जब उसकी जॉइनिंग होगी तो मैं उसको जॉइन करूँगी। ये मेरे बारे में थोड़ा-सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है। मैंने इसके साथ ही 3 का अलग-अलग सब्जेक्ट से मैंने नेट जेआरएफ भी किया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट से, क्योंकि मैनेजमेंट मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको स्पेसिफिकली होती है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। जी मैम। जैसा कि मैम के बताने से हमें लगा है उनका मैम का जो एजुकेशन बैकग्राउंड है काफ़ी वास्ट है और अभी जैसे मैम ने बताया कि मैनेजमेंट उनका ऑप्शनल रहा है, उन्होंने उसी से जो है अपना एग्ज़ाम दिया था। तो अगर जिन्होंने मैनेजमेंट ऑप्शनल चूज़ किया है या फिर चूज़ करने वाले हैं, तो वो जो है मैम से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में डाल सकते हैं ये क्वेश्चन एंड मैम नेक्स्ट वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देंगी। ठीक है। अभी जैसे ज़रूर। इस वीडियो के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। बेसिकली हमारा यूपीएससी के मेंस 2019 का मेंस भी जो है आने वाला है एंड हमारा प्रीलिम्स भी। तो अभी हम मेंस की बात करें तो एक आंसर राइटिंग बहुत बड़ा एक्सपेक्ट होता है कि बच्चों को आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या उनके जो है आंसर राइटिंग में कितने सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होती है, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। प्लस हमारे जो अभी इस टाइम पे हमारे पूरे देश पे पूरी दुनिया पे जो एक विपदा आई हुई है कोरोना वायरस की, तो उसके बारे में भी मैम से हम जानेंगे कि उसके जो है क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए या फिर इसके ऊपर अगर मेंस से रिलेट करके कुछ अगर क्वेश्चन भी बनता है तो वो कैसे हमें उसे आंसर करना होगा। तो मैम सबसे पहले हम आंसर राइटिंग के बारे में जानते हैं, उनका क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप उसके बारे में कुछ बताएं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और आप सभी को पता है कि जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है या करने वाला है, तो उसको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको फाइनल लिस्ट में आना है तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रोपोर्शन होता है फाइनल लिस्ट में वो मेंस एग्जाम का ही होता है। अभी जैसे आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस ने इंटरव्यू के मार्क्स भी कम कर दिए हैं, तो मेंस कम है तो और भी बढ़ जाता है। तो अगर आपको मेंस लिखना है और आप बहुत सारे बच्चे जिनका मेंस है उनके लिए मैं स्पेसिफिकली कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि आप उन चीज़ों को फॉलो करें और देखिएगा कि आप जब उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो एक आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे, जो एक एग्जामिनर भी अगर उसे चेक कर रहा होगा तो उसे लगेगा कि हाँ क्वालिटी है आंसर में और आपने वैल्यूएबल इनपुट्स दिए हैं। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जिसे आप कहेंगे, वो ये है कि आप ये देखिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा कैसा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब सिर्फ एक तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी आपसे पूछा जाता है एलैबोरेट करिए क्वेश्चन को,
कभी आपसे कहा जाता है एलिसिडेट करिए क्वेश्चन को, कभी आपसे कहा जाता है डिस्कस करिए, कभी कहा जाता है कि क्रिटिकली एनालाइज करिए, कभी सिंपली एनालाइज करने को बोलते हैं, और कभी आपके व्यूज पूछे जाते हैं। तो मैं मेजर 5 टर्म्स हैं जिनको मैं बताना चाहूंगी कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एलाबोरेट करना है क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी चीज है, अगर पूछा जाए कि कोरोना वायरस के बारे में एलाबोरेट करिए, तो आपको एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन देना है उसका, और उसमें आपको अपना कोई व्यू नहीं एड ऑन करना है। तो सिंपली एलाबोरेट में क्या करना होता है कि आपको एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपसे पूछा जाए एलुसिडेट, मतलब कि आपको उस पर प्रकाश डालना है, तो उसमें आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को एक्सप्लेन करना रहता है, लेकिन यहाँ अगेन आपको अपना कोई व्यू नहीं देना होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको डिस्कस करना है किसी क्वेश्चन के बारे में, तो आपको उसके प्रोस कॉन्स, उसकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ये बताना है। यहाँ भी आपको अपना व्यू नहीं देना है। जब आपसे पूछा जाए क्रिटिकली एग्जामिन करिए, तब आपको एनालिसिस करनी है। वहां पे आपको आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या है क्वेश्चन के पीछे का, उसकी क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, कंक्लूजन क्या है, और साथ में आपको यहाँ पे आप अपना व्यू भी रख सकते हैं। और कभी कभी एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऐसा पूछा जाता है कि एक्सप्रेस योर व्यूज, तो यहाँ पे आपको अपने व्यूज को का आपका क्या यूनिक पर्सपेक्टिव है, क्या आप अलग तरह से उस चीज को देखते हैं, तो आप वहां पे व्यूज रख सकते हैं। अब इसके अलावा ज्यादातर पोर्शन हमारा जनरल स्टडीज का होता है मेंस के एग्जामिनेशन में। तो एक चीज याद रखिए, ये आपको टिप्स मैं दे रही हूँ कि जब भी आप कोई फैक्ट लिखिए, तो आपको प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फैक्ट्स को बहुत ही कॉन्क्रीट फॉर्म में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने जैसे अगर किसी डेट को लिखा है तो वो डेट गलत हो गई, तो बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। और जैसे आपको पता है कि बुलेट पॉइंट्स में लिखना ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे लिख रहे हैं तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, लेकिन अगर जीएस के पेपर है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बुलेट पॉइंट्स यूज करेंगे, क्योंकि उससे आप बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुत सारे पॉइंट्स आप एड ऑन कर सकते हैं, बहुत तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव से आंसर लिख सकते हैं। फिर आपको कंक्लूजन ऐड करना है, कंक्लूजन आपका बैलेंस होना चाहिए। और जब आपसे डिस्क्रिप्शन किसी चीज का पूछा जाए, तो आप चार्ट्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना के आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को। एक चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वर्ड लिमिट पे, जैसे अगर पूछा जाए कि आपको 200 वर्ड में आंसर लिखना है, तो आप 200 वर्ड का मतलब 210 वर्ड हो जाए या 190 वर्ड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 250 वर्ड हो गया या 150 वर्ड हो गया। तो वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको वर्ड लिमिट को प्रॉपरली फॉलो करना होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे बहुत भटकना नहीं चाहिए। बहुत टाइम कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपको आंसर करने के चक्कर में, लेकिन कभी आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे पहुंच गए, फिर उससे दूर, लेकिन मेन आइडिया जो क्वेश्चन का है उससे बहुत आप स्टे ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको मेन आइडिया के चारों तरफ ही क्वेश्चन को रखना है। फैक्ट्स, बहुत कॉन्क्रीट फैक्ट्स देना है। जब तक आपसे पूछा ना जाए, आपको अपने व्यूज नहीं देना है। जैसे मैंने कहा कि डिस्कस करने को बोला गया और या एलाबोरेट करने को बोला गया, तो मतलब आपको अपने व्यू नहीं वहां पे देने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपना व्यू दीजिए, तो तभी आप अपना व्यू दें। इसके अलावा जब हम कोई क्वेश्चन का पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, 1 2 3 जो भी कीवर्ड्स होते हैं, आपको उनको एक ब्रीफली उसको डिफाइन कर देना होता है या एक्सप्लेन कर दे ब्रीफली कि हाँ इसका क्या मतलब है। तो उससे ये लगता है कि आपको थीम पता हो गई। तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, देन मेन बॉडी लिखना है, मेन बॉडी आपका मेजर पार्ट होता है, फिर कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड जो लिखना होता है वो एक बैलेंस व्यू होना चाहिए। अगर आपको व्यूज अपने देने हैं, तो साथ में जो भी फैक्ट्स यूज कर रहे हैं बहुत ही कॉन्क्रीट फैक्ट्स होने चाहिए, उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फ्लो चार्ट्स जो भी यूज कर रहे हैं, बहुत टाइम फ्लो चार्ट से ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें आप बहुत ही छोटी सी चीज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो बहुत इम्प्रेसिव होते हैं। एग्जामिनर उससे आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो सभी लोग बताते हैं। एक बार इसे आप अच्छे से फॉलो करके देखिए। आप अपने आंसर राइटिंग करिए, हो सके तो आप अपने सीनियर से चेक करवाइए और देखिएगा कि बहुत, अगर इन चीजों को आपने फॉलो किया है तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन मुझे 1 2 लोगों ने भेजे थे आंसर राइटिंग, लेकिन उन्होंने बहुत ही सिली सिली से मिस्टेक्स करते हैं। जैसे
अगर कीवर्ड को एक्सप्लेन करने गए तो मतलब 50 वर्ड उन्होंने कीवर्ड को ही एक्सप्लेन करने में निकाल दिया और 150 वर्ड में उन्होंने आंसर लिखना होता है। तो वो बहुत ही निगेटिव इंप्रेशन जाता है, मतलब मेन आइडिया से तो आप बहुत दूर चले गए। तो ये डूज डोंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, तभी एक अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे। अगर इसके अलावा भी कोई आपको इशू होता है तो आप मुझे अलग से कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसमें कोशिश करूंगी कि उसको आपको बताया जा सके। जी, बिल्कुल। आंसर राइटिंग के लिए हम अलग से एक सेशन भी क्रिएट करवा देंगे। आप मेरे को जो है हमको यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हैं कि कब ये करना है। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि आंसर राइटिंग के लिए जो है गुड आंसर लिखने की ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स थी। एंड अभी जैसे हम देखते हैं कि कई बार आंसर जो है करंट से आ जाता है। जैसे अभी हम बात करते हैं तो जैसे कोविड-19, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी बनता है तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे? हमें उसको एक जनरल कैसे स्ट्रक्चर करना है वो आप जो बता सकते हैं, वो लर्नर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा उसको आगे आंसर करना। स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। जैसे आज की डेट में सभी को पता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ और सबसे जो चैलेंजिंग इशू है हमारे सामने वो ये है कि कोविड-19 को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो कोविड-19 के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है, और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आएगा, आपके प्रीलिम्स में आएगा, आपके मेंस में आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए कि है क्या कोरोना वायरस या ये कोविड-19 है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि वायरस क्या है। तो वायरस आरएनए या डीएनए स्ट्रेन में होते हैं। तो जो कोरोना वायरस है ये आरएनए स्ट्रेन वायरस है, और इसका मतलब होता है, कोरोना का मतलब होता है क्राउन। और अभी तक 7 नोन काइंड ऑफ वायरस है, जिसमें ये 7वां नोवेल कोरोना वायरस है। तो अगर जैसे आपसे पूछा जाए डिस्कस कोरोना वायरस, तो आपको ये सारी डिटेल्स उसमें देनी है। अब उसमें से पूछा जाए कि क्या एलुसिडेट, इस पे प्रकाश डालिए, तो आप क्या कहेंगे कि अभी तक ये पता नहीं चला है कि इसको कोरोना वायरस का ओरिजिन क्या है, लेकिन लोग ये कहते हैं, एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट ये माना गया है कि जो वुहान का सी फूड मार्केट है वहां से ये पाया गया है और बैट्स के थ्रू ये आया है, क्योंकि बैट्स में जो कोरोना वायरस होता है और ये जो नोवल कोरोना वायरस है उसमें 96% स्ट्रेन सेम है। अभी फिर पूछा जा सकता है, ये ज्यादातर प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे ये और मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये कोविड-19 है, ये पिछले जो कोरोना वायरस है, जो मेजर कोरोना वायरस थे सार्स और मर्स से कैसे डिफरेंस है। तो आप इन दोनों के, तीनों के बीच में डिफरेंस आप बता सकते हैं। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सबके सेम है, लेकिन आप सार्स को बता सकते हैं कि 2002-2003 में डिटेक्ट किया गया था सदर्न चाइना में, और उसमें लगभग 8,000 केस आए थे और उसमें से 10% लगभग लोगों की मौत हुई थी। मर्स को आप बता सकते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मर्स भी सिम्टम्स तो सेम ही हैं और वो मिडिल ईस्ट में आया था, और उसमें जो फैटेलिटी मोर्टेलिटी रेट था वो ज्यादा था, 1/3 था। नोवल कोरोना वायरस अभी आपका रिसेंटली उसका नामकरण हुआ है फरवरी में। WHO ने उसे कोविड-19 बताया है। ये बहुत ही अजीब सी बात है कि ज्यादातर जो वायरसेस होते हैं उनका नाम ओरिजिन के थ्रू से बताया जाता था है, लेकिन पता नहीं WHO ने बहुत सारी गलतियां की हैं और लोगों से छुपा के भी रखा है कि ये वायरस क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ट्रेवल बैन नहीं हुआ, और आज की डेट में ये पैंडेमिक हो गया। तो कोविड-19 को पहले पैंडेमिक का भी दर्जा नहीं दे रहे थे, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का भी दर्जा नहीं दिया WHO ने। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि WHO का क्या रोल रहा है इस वायरस को फैलाने के लिए। तो ये सारी चीजें आप तभी आंसर अच्छा कर सकते हैं जब इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये पूछा जा सकता है कि किसकी मोर्टेलिटी फैटेलिटी रेट ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का था। क्योंकि ये हॉट टॉपिक है और आज की डेट में मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर में या कहीं भी इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं आती है,
तो आपको इसको तो बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। तो अब यही है कि आपको एलाबोरेट में क्या लिखना है, डिस्कस में क्या लिखना है। तो अगर आपसे कहा जाए कि डिस्कस करिए कोरोना वायरस के बारे में, तो आप कहेंगे कि इसमें कौन सी ज्यादा है, डीमेरिट्स ज्यादा है। 99% डीमेरिट्स है, लेकिन 1% मुझे जो पॉजिटिविटी दिखाई देती है आज की डेट में, जो हम वर्ल्ड था वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था किसी भी पैंडेमिक के लिए। हम पब्लिक हेल्थ पे वर्ल्ड वाइड $1 पर ईयर पर पर्सन नहीं खर्च करते हैं, जबकि हम वेपनरी पे, मतलब वेपन्स पे ऑल ओवर वर्ल्ड ऑन एन एवरेज $239 पर पर्सन पर ईयर खर्च करते हैं। तो अब इस पे अगर कंट्रोल कर लिया गया तो उम्मीद है कि अब लोग इसके बारे में जागरूक होंगे कि नहीं, ऐसा भी कोई चीज वायरस आ सकता है दुनिया में। तो पब्लिक हेल्थ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। अब इंडिया में ही आप देख लीजिए 1 लाख वेंटिलेटर है और कैसी सिचुएशन है। तो हो सकता है कि आगे की जो गवर्नमेंट्स इस चीज के बारे में सोचें कि हमें पब्लिक हेल्थ पे पैसा खर्च करना है, हमें हाइजीन का चीजों का ख्याल करना है। तो ये आप रोज में लिख सकते हैं। आई जी होप मैंने थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश की है। जी मैम। तो मैम ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है। आई होप हमारे लर्नर्स के लिए इसको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर वो क्वेश्चन भी लिखना चाहते हैं इस बारे में, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है उनके लिए, उनको ये डायरेक्शन दे देगा कि किस डायरेक्शन में उन्हें आंसर लिखना है, आई थिंक। तो ये कोरोना वायरस के बारे में तो हमारे काफ़ी अच्छा एक आंसर हो गया। अब इसका जैसे हम वेल प्रिपेयर्डनेस और हमारे क्या चैलेंजेस है इससे रिलेटेड, वो भी आपने जैसे डिस्कस किया। तो एक तरीके से भी एक आंसर बन सकता है कि इसका क्या प्रिपरेशनेस है, या फिर इसके क्या डायरेक्टली ना पूछ के इसके बारे में। अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इंडिया के लिए क्या चैलेंज है कोरोना वायरस के लिए, कि अभी बहुत ही खुशी की बात है, कम से कम जैसा यूरोपियन कंट्रीज में और यूएस वगैरह में ये पैंडेमिक की तरह पहुंच चुका है 3rd स्टेज में, कहीं 4th स्टेज में। अभी इंडिया में ये 2nd स्टेज में ही है, मतलब लोकल ट्रांसमिशन में है, अभी हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इंडिया फेस कर रहा है। तो जैसे अभी आप देखिए कि हमने डिस्कस किया कि वेंटिलेटर की प्रॉब्लम है, जो हेल्थ पे जो बजट है वो बहुत ही कम दिया जाता है। अभी इतने बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनका उनको लेकर बहुत सारा इश्यूज है। बहुत सारी जगह पे नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां पे जो एडवाइजरीज है वो नहीं पहुंचाई जा सकती, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह है। अभी रूरल इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी हम लोग भी घर पे हैं, आप भी घर पे हैं, तो देखते होंगे कि कितनी सारी इसेंशियल चीजों की भी दिक्कत हो रही है। ये हम लोग जैसे मैं तो इस टाइम गांव में हूँ, आप सिटी में होंगे, लेकिन बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिमोट एरियाज हैं, वहां पे इसेंशियल चीजें पहुंच ही नहीं पा रही हैं। अभी कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम इमर्ज होके आ रही है कि जो लोग रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके पास पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए। तो उनको कैसे टैकल किया जाए। इसके अलावा लॉकडाउन को लोग ये बहुत अच्छी तरह से रिगार्ड नहीं कर रहे हैं। अभी नॉर्मली कहीं कहीं पे बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, कहीं कहीं पे उसे अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा है। वैसे बहुत सारे आपको वीडियोस दिख जाएंगे। इंडिया के पास जो टेस्टिंग किट है वो भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। अभी देखिए स्पेन में बहुत सारी चाइना ने किट्स भेजी तो वो फेल हो रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम अभी फेस कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रही है। देखिए बहुत सारे, जैसे आरबीआई ने 3 महीने के लिए मना कर दिया है, बैंक्स ने कहा है कि नहीं, आपको जो इंस्टॉलमेंट्स हैं लोन के वो नहीं देने हैं। बहुत सारी जगह पे किराया नहीं लिया जा रहा है, जो रेंट है। और गवर्नमेंट ने मनरेगा वालों को पैसा दिया है, पीएम किसान निधि भी ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम इन सारी चीजों से बहुत सारे सीख रहे हैं। और आगे चल के हम अल्लाह ना करे कभी ऐसी कोई आगे मुश्किल आए, लेकिन तब भी हम बहुत वेल प्रिपेयर रहेंगे, पूरा वर्ल्ड बहुत प्रिपेयर रहेगा। और हम कोशिश करते हैं, आप सब लोग भी प्रे करिए कि ऐसी नौबत जो जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो जल्दी से खत्म हो जाए।
और हम खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जी मैम, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी रही है, जो मैं लर्नर्स से मैं डिमांड ये करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने स्टूडेंट्स तक नहीं, अपने जो है रिलेटिव्स हैं या फिर जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, उन सब तक पहुँचाइए, जिससे कि उसके बारे में लोगों को और ज़्यादा पता चले। तो ये कोरोना से रिलेटेड हमारा हमारा जो सेशन था, ये इससे रिलेटेड आई होप कि आपके आंसर से जो है आंसर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी मिली होगी और कोरोना से रिलेटेड भी मिली होगी, और आंसर राइटिंग कैसे हमें अच्छी बनानी है यूपीएससी मेंस के लिए, वो भी आपको अच्छे से पता चलेगा। तो अपने जो है जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने कमेंट्स के अंदर आप डाल सकते हैं, तो मैम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके आंसर करेंगी, तो आप उन कमेंट्स को आप डालिए और मैम आपको नेक्स्ट वीडियो पे उसके आंसर का जो है जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट श्योर, वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।